और एक बड़ी खबर इस वक्त की, भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन अंतरराष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी करते हुए अब छोटे परमाणु हथियार बनाने में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। न्यूज 18 को जानकारी मिली है कि नियमों के खिलाफ जाकर चीन ने पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान दिया है। और इतना ही नहीं, न्यूज 18 को यह भी जानकारी मिली है कि चीन ये पाकिस्तान से साफ कर रहा है कि जिस जहाज से यह सामान भेजा जाएगा वो भारत के किसी भी बंदरगाह पर नहीं रुकेगा। और यह एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए जो और सामान लगता है चीन ये पाकिस्तान को मुहैया करवा रहा है। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, लगातार इस तरह की बात सामने देखी जाती रही है कि चीन लगातार पाकिस्तान को मदद करता रहा है, लेकिन अब परमाणु हथियार बनाने के लिए भी जो जरूरी सामान है वो चीन देने जा रहा है, जबकि ये कई नियमों का उल्लंघन है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। किस तरह के नापाक मंसूबे इनके? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के लिए चीन कुख्यात है। चीन दक्षिण सागर में किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं मानता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन नहीं करता है। हिंदुस्तान के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो एक समझौता हुआ था उसका भी पालन चीन नहीं करता है। परमाणु हथियारों तक जहां तक बात है, चीन पाकिस्तान को हर वो चीज़ मुहैया कराता है जिससे हिंदुस्तान को वो घेर सके। पाकिस्तान की अगर आप बात करिए तो ये दुनिया में साबित हो गया है कि चीन जो कुछ देता है वही पाकिस्तान अपने रंग में रंग करके दुनिया के सामने पेश कर देता है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे परमाणु हथियार हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो। तो चीन की पूरी कोशिश ये है कि तनाज़ा जो हमारा टेंशन है उसके साथ बॉर्डर पे, हिंदुस्तान का ध्यान वो दूसरे बॉर्डर पे भी बटाए, पाकिस्तान को भी इतना मजबूत करे हथियार दे करके, पैसा दे करके कि पाकिस्तान हिंदुस्तान को इंगेज करे, ताकि हिंदुस्तान की सेनाओं को दो फ्रंट पे लड़ना पड़े। एक तो हम लड़ ही रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी चीन की नापाक साजिश हमारे सामने है। तो चीन की कोशिश परमाणु हथियार सप्लाई करके पाकिस्तान को यही है कि हिंदुस्तान को दो मोर्चे पर इंगेज रखे। बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ी साजिश है। अरुणाचल प्रदेश में भी सीमा लगती है भारत की, और ऐसे में मिंटू तमोली हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मिंटू, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब जो साजो सामान परमाणु हथियारों के लिए जरूरी होगा पाकिस्तान को वो चीन देने जा रहा है, लेकिन जहाज किसी भी ऐसे इलाके से नहीं गुजरेगा जो भारत की सीमा से लगते हुए नजर आएंगे। किस तरह की साजिश की जानकारी आपको और मिल रही है? जी, आपने सही कहा। मैं अभी उपस्थित हूँ भारत चीन सीमावर्ती इलाका अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर जाएंगे तो मैं यहाँ पे हमारे देखिए मौजूद पाकिस्तान को जो ये मिसाइल दे रहे, परमाणु हथियार ये दे रहे, ये चीन करते आए हैं, लेकिन ये नापाक हरकत होगा। ताइवान को हम अभी स्वाधीन करने जा रहे हैं। मालदीव में यूएसए ने बेस बना लिया और अभी चीन पूरी तरह से बौखला गया है, जो कि भारत चीन सीमावर्ती इलाका जहां पे आप लेह लद्दाख से लेके उत्तराखंड से लेके आपके अरुणाचल प्रदेश तक आप देख सकते हैं हमारे सेना किस तरह से तैनात है। और हमारे जो इंफ्रा जो बढ़ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं चिनोक हेलीकॉप्टर लैंड कर रही है, C-17 ग्लोबमास्टर। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है और ये नई भारत है। और चीन इसको लेके बहुत ही टेंशन में है। और एक बात बता दूं, नीमा तेंजिंग जब शहीद हुए हैं उसके बाद से जी और ये साफ समझा जा सकता है कि किस तरह की साजिश लगातार रची जा रही है और चीन इसके लिए पाकिस्तान को पूरी मदद भी पहुंचा रहा है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी पड़ताल न्यूज 18 इंडिया की, जिसमें यह पता चला है कि चीन ने अपनी साजिशों का जाल अब पाकिस्तान तक फैलाना शुरू कर दिया है और भारत को घेरने और भारत को चारों तरफ से उलझाने की गरज से चीन ने न्यूक्लियर साजिश का ताना बाना भी बुनना शुरू कर दिया है। और चीन की इसी साजिश की मंजिल है पाकिस्तान का कराची, जहां पाकिस्तान का न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूज 18 के खास खुलासे में यह बात भी सामने आई कि चीन ने अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देने का भी इरादा कर लिया है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पाकिस्तान तक पहुंचाने की कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने में जुट चुका है यही चीन। न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी पड़ताल।
ने रच डाली बेहद खतरनाक साजिश। चीन की बड़ी साजिश में पाकिस्तान साझीदार। चीन ने रची न्यूक्लियर साजिश। एनपीटी के कायदे कानून को रखा ताक पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है चीन से, क्योंकि इस खबर की तह में तबाही और बर्बादी की पूरी तस्वीर छिपी हुई है। इस खबर की तह में वो धमाका छुपा हुआ है जो अभी तक दुनिया ने सिर्फ 2 ही दफे देखा है, और वो भी पूरे 75 साल पहले। लेकिन आज तक उस भयावह मंजर को पूरी दुनिया भूल नहीं पाई है। एक तेज रोशनी और सब कुछ खत्म। चीन के भीतर से निकलकर जिस खबर ने दस्तक दी है, उसका चेहरा भी कुछ ऐसे ही धमाके जैसा है, क्योंकि इस खबर की तह में चीन की वो साजिश है जिसको लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। और चीन ने वो साजिश रची है अपने जिगरी दोस्त और हुक्म के गुलाम पाकिस्तान के साथ मिलकर, और ये साजिश है परमाणु हथियारों की। न्यूज़ 18 को जानकारी मिली है कि चीन ने अब अपना पैसा और अपनी परमाणु ताकत को पाकिस्तान के साथ साझा करने का एक बड़ा फैसला कर लिया है, और इसके लिए उसने दुनिया के उस कानून को दरकिनार कर दिया है जिसकी वजह से दुनिया भर के मुल्क परमाणु हथियार कानून की डोर से बंधे हुए हैं। खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के कराची में चलने वाले उसके परमाणु रिएक्टर को चीन ने ईंधन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूल देने का फैसला कर लिया है। चीन की नई चाल, पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देगा चीन। एनपीटी कानून को किया दरकिनार, पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर प्लांट के लिए चीन का ईंधन। चाइना ने लगातार पाकिस्तान को न्यूक्लियर फ्यूल देने की कोशिश की है, लगातार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और इस तरीके से चाइना ने परमाणु प्रसार को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। और ये जो चाइना कर रहा है वो भारत को घेरने के लिए ही कर रहा है। गलवान वैली में चीन के मंसूबों को भारतीय फौज ने पूरी तरह से मटियामेट कर दिया। चीनी सेना के बढ़ते हुए कदमों पर ऐसी लगाम लगाई कि चीन और उसकी पूरी हुकूमत तिलमिलाकर रह गई। इसके बाद सामने आई चीन की वो चाल जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ अपनी आसमानी साजिश को अंजाम तक पहुंचा सके। चीन की इस खतरनाक चाल की भी पोल भारत और दुनिया भर के सैटेलाइट ने ही खोल दी। न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पड़ताल में पता चला कि चीन ने पाकिस्तान के कराची में बने न्यूक्लियर पावर प्लांट K1 और K2 यूनिट के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाला न्यूक्लियर फ्यूल देने वाला है। खबर का खुलासा सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन अब जल्द ही न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने वाला ईंधन पाकिस्तान के लिए रवाना करने वाला है। और मिली खबर के मुताबिक ये न्यूक्लियर फ्यूल अगले साल 30 जून तक पाकिस्तान पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ये देखिए, चाइना और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है, वो इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि ये दोनों देश विश्व में लगातार आइसोलेट होते जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी आतंक परस्त नीति की वजह से और चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ है। न्यूज़ 18 को मिली पुख्ता जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान तक न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाने के लिए चीन ने एक बड़ा कदम उठाया है ताकि उसकी इस चाल के बारे में भारत को पता न लग पाए। इसके लिए चीन ने पाकिस्तान तक न्यूक्लियर फ्यूल पहुंचाने के लिए समंदर का रास्ता अख्तियार किया है, और वो भी ऐसा रास्ता जिसे भारत न देख ले। यानी चीन का मालवाहक जहाज गहरे समंदर के जरिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाता हुआ पाकिस्तान पहुंचेगा ताकि वो भारत की समुद्री सीमा को छू भी ना सके और उसका काम आसानी से हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चीन के पास इफरात है। न्यूज़ 18 को पता चला है कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोरियम बताया जा रहा है।
जिसे विज्ञान की भाषा में BA-133 कहा जाता है। ये पदार्थ भी यूरेनियम की तरह ही ताकतवर होता है और इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये यूरेनियम के मुकाबले बेहद सस्ता है और आसानी से भी मिल जाता है। इसकी चीन में कई खदानें मौजूद हैं। इमरान खान और उनके मंत्री काफी वक्त से भारत को गाहे बगाहे परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान के कराची न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में अपना पैसा और साधन दोनों लगाए हैं और मौजूदा हालात में चीन को ये बात राज भी आई है। न्यूज़ 18 को भी ये खबर मिली है कि चीन की नजर पाकिस्तान के छोटे परमाणु हथियारों पर है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की इस साजिश का सही मतलब क्या हो सकता है? तो चीन की इस साजिश को न्यूज़ 18 ने डिकोड किया है। पर्दाफाश ये कि चीन मौजूदा हालात में पाकिस्तान की परमाणु बम की धमकी को हवा देकर भारत को धमकाना चाहता है। इतना ही नहीं, वो इसके जरिए भारत को पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा परेशान करने की साजिश रच रहा है ताकि वो LAC पर अपने मंसूबों को अमली जामा पहना सके। ये बात दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले परमाणु हथियार ज्यादा हैं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से करीब 60 परमाणु हथियार छोटे हैं जिन्हें टेक्निकल वॉरफेयर भी कहा जाता है और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास अभी परमाणु हथियारों की गिनती 120 तक ही पहुंच सकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम भी है और चीन के पास भी ऐसी मिसाइलों की कोई कमी नहीं जिससे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात तो साफ है कि गलवान घाटी में मिली करारी शिकस्त के बाद चीन अब एक के बाद एक चाल पर चाल चल रहा है और साजिशों की ऐसी फिसाद बिछाने में लगा हुआ है जिसमें भारत उलझ कर रह जाए। लेकिन वो भूल जाता है कि हिंदुस्तान के लोग भी शतरंज की चालों को समझते हैं और उसमें चैंपियन भी हैं। और लद्दाख में LAC के करीब सेना इस बार दो मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ तो चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए सैन्य साजो सामान की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के T-90 टैंकों और भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों को अब सड़क के जरिए ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाने के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये वही ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां चोटी पर भारतीय सेना के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं और नीचे तलहटी पर चीन के सिपाही आगे बढ़कर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना के साथ ही सरहद पर सड़क बनाने का जिम्मा संभालने वाले संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके पूरे इंतजाम कर लिए हैं और सर्दियों में बर्फबारी शुरू होने के बाद भी बर्फ से लदी सड़कों पर सेना के काफिले को आगे बढ़ाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लेह से दौलत बेग ओल्डी तक के जाने वाली करीब 323 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर, जिसे कि DSDBO ने बनाया है के नाम से जाना जाता है, उस पर बने पुल को अब T-90 टैंकों के वजन सहने के लिए भी मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और पुलों को मजबूती मिलने पर अब T-90 टैंक भी चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसानी से LAC के करीब तक पहुंच जाएंगे। और यह एक और बड़ी तैयारी है भारतीय सेना की ओर से। अरुण हमारे सहयोगी लद्दाख में वहीं मौजूद हैं जहां कुछ ही दूरी पर पहाड़ियों के पीछे वो गर्माहट इस सर्द मौसम में भी महसूस की जा सकती है। लेकिन अब एक नई तैयारी अरुण, ऐसे में जबकि अब T-90 टैंक भी सरहद के नजदीक पहुंचने वाले हैं, किस तरह से मनोबल इस समय आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं जहां आप मौजूद हैं? देखिए प्रशांत, T-90 टैंक हमारे सरहद तक आसानी से पहुंच जाए उसको लेकर BRO ने आनन फानन में, मैं कहूंगा 3 महीने से 6 महीने के रिकॉर्ड टाइम में 90 टन से ज्यादा वजन ले जाने वाले पुल तैयार किए और इसे 1 2 नहीं
पूरे 16 पुल हमने बनाए हैं। डीएसडीबीओ रोड की जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि जो मोबिलाइजेशन हो हाई आर्टिलरी का, जो बहुत ज़्यादा मजबूत हमारी आर्टिलरी होती है या बहुत ही मजबूत टैंक होते हैं, उनको जब आप सड़क के रास्ते से ले जाते हैं तो सड़क बहुत पक्की और बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और उसकी पूरी कोशिश डीबीओ ने की है पिछले कुछ महीनों में। हमें वक्त मिला है, ये बात ज़रूर है कि गलवान में जब संघर्ष हुआ उसके बाद हमें वक्त मिला है अपनी तैयारियों के लिए। और डीबीओ से लेकर के आप एयरफोर्स की बात करिए, आप हमारी मिलिट्री की बात करिए, हमने चारों तरफ से कोऑर्डिनेट करके ऐसी तैयारी की है। आप एलएसी के आसपास न सिर्फ सैनिकों का जमावड़ा देखेंगे बल्कि टैंकों को भी पहुंचा दिया गया है। चिनूक ने लगातार टैंक पहुंचाए हैं वहां पर, हैवी आर्टिलरी हमने वहां पर पहुंचा दी है, सैनिकों को खाने के लिए वहां पर सारे खाद्य पदार्थ पहुंचा दिए हैं, गोला बारूद पहुंचा दिया है। तो हमारी तैयारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मुकम्मल है। पूरी तरह से हम सजग हैं, पूरी तरह से हम चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको बताऊं, इन पहाड़ियों के पीछे, ये पहाड़ियां आपको भले ही शांत दिख रही होंगी प्रशांत, लेकिन इसके पीछे गर्माहट जबरदस्त है, क्योंकि भारत और चीन की सेनाएं बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में है और कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के सामने तनकर खड़े हैं। बिल्कुल। और आपके पीछे जो चोटियां पहाड़ों की मौजूद है अरुण, बिल्कुल इसके पीछे इसी तरह से मुस्तैद भारतीय जवान भी वहां पर हैं। और अब ये T-90 टैंक उनके बेहद नजदीक मौजूद होंगे, लेकिन भले ही यहां पर मौजूदगी ना दिखाई दे रही। बिहार में रेल यातायात, रेलवे के बिजलीकरण और रेलवे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, नए रोजगार पैदा करने वाले 1 दर्जन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। बिहार सहित पूर्वी भारत के करोड़ों रेल यात्रियों को मिलने जा रही इन नई और आधुनिक सुविधाओं के लिए मैं आज सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बिहार में गंगा जी हो, कोसी हो, सोन हो, नदियों के विस्तार के कारण बिहार के अनेक हिस्से एक दूसरे से कटे हुए रहे हैं। बिहार के करीब करीब हर हिस्से के लोगों की एक बड़ी दिक्कत रही है नदियों की वजह से होने वाला लंबा सफर। जब नीतीश जी रेल मंत्री थे, जब पासवान जी रेल मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया था। लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया। ऐसे में बिहार के करोड़ों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में एक के बाद एक इस समस्या के हल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाए गए हैं। साथियों, 4 वर्ष पहले उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले 2 महासेतु, एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किए गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्र जो दशकों से विकास से वंचित थे, उन्हें विकास के लिए नई गति मिली है। आज मिथिला और कोसी क्षेत्र को जोड़ने वाला महासेतु और सुपौल आसनपुर कुपहा रेल रूट भी
बिहार वासियों की सेवा में समर्पित है। साथियों, लगभग 8.5 दशक पहले भूकंप की एक भीषण आपदा ने मिथिला और कोसी क्षेत्र को अलग थलग कर दिया था। आज ये संयोग ही है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोड़ा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इसके आखिरी चरण के कार्यों में दूसरे राज्यों से आए श्रमिक साथियों ने भी बहुत सहयोग किया है। वैसे ये महासेतु और ये प्रोजेक्ट श्रद्धेय अटल जी और नीतीश बाबू का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। जब 2003 में नीतीश जी रेल मंत्री थे और श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री, तब नई कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि मिथिला और कोसी क्षेत्र के लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 13 रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। ऐसे में सुदूर अंचल के लोग भी अब दूसरे इलाकों से सीधे जुड़ सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन भारतीय सेना भी इसी तरह से आगे बढ़ रही है, खासतौर पर LAC के नजदीक लद्दाख में, जहां गर्माहट महसूस की जा सकती है। और LAC के करीब ही सेना इस बार 2 मोर्चों पर जंग लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक और तो चीन की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरे सैन्य साजो सामान की खेप लद्दाख पहुंच चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के अब T-90 टैंकों और भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ियों को सड़क के जरिए ऊंचाई वाले पहाड़ों पर पहुंचाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। ये वही पहाड़ की ऊंचाइयां हैं जहां पूरी मुस्तैदी से भारतीय सेना के जवान डटे हुए हैं और तलहटी इलाकों से ही घुसपैठ की कोशिश चीन की तरफ से की जाती है। लेकिन न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब सेना के साथ ही साथ सरहद पर सड़क बनाने वाला, जिम्मा संभालने वाला संगठन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके पूरे इंतजाम कर लिए हैं कि सर्दियों में बर्फबारी शुरू होने के बावजूद भारतीय सेना के जवानों और गाड़ियों को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि बर्फ से लदी सड़कों पर सेना के काफिले को आगे बढ़ने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब यह मुश्किलात सामने नहीं आएंगी और इसके लिए लेह से दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली तकरीबन 323 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे कि DSDBO के नाम से जाना जाता है, उस पर बने हुए पुलों को अब T-90 टैंकों के वजन सहने के लिए और मजबूत बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। और पुलों को मजबूती मिलने के बाद T-90 टैंक चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए बेहद आसानी से LAC के करीब तक पहुंच पाएंगे और इसकी तैयारी के लिए पूरी मुस्तैदी से काम भी हो रहा है, जहां सेना डटी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में, जहां एक तरफ तो जवान चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए तैनात हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गांव में भी लोग अपने जाबाजों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही सेना के पास खाने पीने का हर साजो सामान है, हर राशन मुहैया है, लेकिन यह जज्बा गांव वालों का भी है, हर दम तक ये कोशिश दिखाने की कि गांव वाले भी उनके साथ खड़े हैं। किस तरह की तैयारी लद्दाख में देखी जा रही है, माटो गांव से भेजी हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा की रिपोर्ट देखिए। मैं आपको एक पूरी तस्वीर एक इस इलाके की दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से ये पूरा गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर ये गाड़ी खड़ी है जिसमें पूरा सामान जाना है, साथ ही किन हालात में ये तमाम लोग रहते हैं। ये पूरा गांव हरा भरा इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, छोटे छोटे घर, छोटे छोटे ये जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, एक सामुदायिक केंद्र की तरह है। और यहाँ पर ये देखिए, और पूरा ऊपर अगर आप देखेंगे तो मोनेस्ट्री के साथ में आप देखेंगे छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं ऊपर। ये पूरा गांव की तस्वीर, माठो गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेह के इलाके में पड़ता है। और यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन जो इकट्ठा हैं, उन्होंने अपना एक पूरा एक ग्रुप बनाया, एक कमेटी बनाई और उसको लेकर के इतना शानदार इनिशिएटिव यहाँ पर चल रहा है। मुझे ज़रा ये भी बताइए कि ये कैसे आप लोगों के मन में विचार आया कि ये करना चाहिए? आप लोग भी लड़े होंगे कभी उन हाइट पर, कितना मुश्किल होता है? हाँ जी सर, ये हम लोग जो है पहले हम आर्मी में रह चुका है,
क्योंकि हमें जो ना 65 जो लड़ाई हुआ है, 71 के लड़ाई हुआ है, उस वक्त वहाँ आर्मी में था। इस वक्त जो हमारा लद्दाखी लोग जो ना लद्दाखी लोकल जो खाना ये लोग भेजता है वहाँ पर बहुत ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि ये जो ना जल्दी जल्दी कोई देरी नहीं है, बाकी जो दाल रोटी की तरह इस तरह पकड़ना नहीं पड़ता है, एकदम जो ना तुरंत जो खर्च करता, उस हिसाब से हम ये को अभी फिलहाल हम थोड़ा अच्छा, आप 62, 65 में भी थे, कितना फर्क तब में और अब में है? कितनी सुविधाएं बढ़ गई हैं अब अपने फौजियों के लिए? उस वक्त तो उस वक्त बहुत कम था। अभी इस वक्त तो जो ना हमारे हिंदुस्तान में जो ना काफ़ी हथियार है, कुछ भी है, हम कभी भी उसके साथ जो ना दुश्मन के साथ हम मुकाबला कर सकते हैं। उस वक्त हमारे पास वेपन कम था, फिर भी जो ना हम लोग लास्ट को नहीं कुछ ना हम आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं गांव के साथ साथ। ये देखिए अपाचे जो आज लगातार उड़ान भर रहा है ले के आसमान में। आज एयरफोर्स ने ये भी इसकी तस्वीर जारी करते हुए अपाचे की एक जिसको वॉर क्राई कह सकते हैं, ये कहा कि जाते हुए घबराइए नहीं बिल्कुल भी, पूरी तरह से, और क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जीत के लिए है। गांव के लोग क्या क्या सामान है जो आर्मी को भेज रहे हैं बॉर्डर पर जवानों के लिए, क्योंकि वो जवान भी इन्हीं गांवों से गए हैं, तो उनके लिए लोकल खाना किस तरीके से वो पैक करके भेजते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं ये आप ज़रा अगर मुझे बता सकें कि क्या क्या चीज़ें ये हैं। ये ड्राई सब्जी है सर, जो यही खेत में भी उगता है। हाँ। अभी इसको सुखा के फिर उसको रेडी टू ईट किया हुआ है सर। और ये लोकल मटर है सर, हाँ। जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है सर। और इसमें ये जो पनीर है सर, जो सूखा पनीर लस्सी के उबालने के बाद बनता है सर, इसको हम इस सत्तू के साथ मिला के भी खा सकते हैं और सूखा भी खा सकते हैं सर। बहुत सारे लोग इसमें चीनी भी मिक्स करता है, जो ड्राई फ्रूट की तरह खा लेते थे सर। जी सर। और और आप कह रहे थे सत्तू भी आप भेजते हैं। हाँ, ये देखिए लोकल लैंग्वेज में फे बोलते हैं सर, जो इसको हम अभी सूखा भी खा सकते हैं, उबाल के भी खा सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये इजी टू कुक है सर। और इसमें न्यूट्रिशन बहुत मात्रा में होता है, जो हाइट पे ये बहुत सारा शरीर में गर्मी भी होता है। और अब बचपन से हम सभी लोग खा रहे हैं सर, चाहे कि आज की जनरेशन हो या आज से 2 दशक पहले का जनरेशन, जब से लद्दाख बसा मेरे ख्याल से तो तब से खा रहा है। ये रेडी टू ईट है, इसको सीधा लीजिए और खा लीजिए। तो हम खा के देख सकते हैं इसको। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये खाया जा सकता है। और ये इसमें हल्का मतलब मुझे लग रहा है कि पनीर जैसा सा टेस्ट आ रहा है, या सूप बन जाता होगा इसको पानी में। इसको हम आप लोग सूप बोलते हैं आपके लैंग्वेज में, हम लोग इसको ngumtuk बोलते हैं सर। तो उससे गर्मी और गर्म बहुत होता है सर। आजकल जो वहाँ पे जो लद्दाख स्कॉट लोग जो यहाँ के लोकल जो आर्मी है, उनको ब्रेकफास्ट के जगह पर इस तरह के भी दिया जाता है, जिससे दिन भर उनका सेहत भी अच्छा रहता है और गर्म भी बना रहता है जिस्म को सर। तो ये शानदार मुहिम है, हमने भी खा करके देखा है कि टेस्ट भी इसका अच्छा है। और अगर इसको पानी में मिला भर दिया जाए तो जो मैं समझ पा रहा हूँ ये सूप बन जाएगा एक। और इनका कहना है कि बहुत गर्म होता है, बहुत ताकत होती है इसमें। लद्दाख की ये गांव की तस्वीर जहां तन मन धन से हर हिंदुस्तानी सेना के जवानों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच न्यूज़ 18 को एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर मिली है। भारत ने चीन को किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए लद्दाख में ऐसी टैंक नुमा बख्तरबंद गाड़ी तैनात करने का फैसला किया है, जो जमीन और पानी दोनों जगह पर तेजी से दौड़ सकती है। डीआरडीओ और टाटा की बनाई यह गाड़ी तोप और ऑटोमेटिक मशीन गनों से पूरी तरह से लैस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बुलेट प्रूफ गाड़ी चीन की जासूसी नजरों को भी आसानी से चकमा दे सकती है। मतलब यह कि अब चीन ने अगर धोखे से भी धोखा देने की कोशिश की तो हिंदुस्तान की फौज सरहद पर ऐसे तांडव मचाएगी कि चीन का गुरूर जमीन पर आकर औंधे मुंह गिरा नजर आएगा। सरहद पर गरजेगी भारत की तोप, धोखेबाजी का नतीजा भुगतेगा चीन। पेंगोंग त्सो लेक के लिए खास तैयारी। पेंगोंग त्सो में दहाड़ेंगे केस्ट्रेल। लद्दाख के पेंगोंग इलाके में कब्जा करने के चीन के सपने चूर चूर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। चीन को 3 महीने में 3 बार धूल चटाने के बाद अब हिंदुस्तानी फौज ने सरहद पर रोज रोज की खिचखिच को खत्म करने के लिए कमर कस ली है। और पेंगोंग इलाके में चीन की सिरदर्दी को मिटाने के लिए भारतीय सेना ऐसी बख्तरबंद गाड़ी तैनात करने जा रही है जो ऊबड़ खाबड़ जमीन के साथ पानी पर भी तेजी से तैर सकेगी।
हिंदुस्तान की फौज की ये खास तरह की बख्तरबंद गाड़ी बेहद शानदार है। भारी भरकम लोहे की चादर से ढकी ये गाड़ी जमीन और पानी दोनों जगह आसानी से दौड़ सकती है। गोलियों और बम धमाकों के बीच भी इस गाड़ी से एक साथ 12 जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसमें प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसे पानी में तैरने में मदद करता है। डीआरडीओ की मदद से टाटा ने इस टैंक नुमा गाड़ी को तैयार किया है और इसे नाम दिया गया है टाटा केस्ट्रेल। जमीन और पानी में दौड़ने में सक्षम रिमोट से चलने वाली 30 mm की तोप, 7.62 mm की मशीन गन से लैस, दुश्मन की नजर से बचने की तकनीक, रडार इंफ्रारेड सोनार से बचने में महारत, 2 मीटर चौड़ा गड्ढा पार करने में सक्षम, एक साथ 12 जवान बैठ सकते हैं। आने वाली सर्दियों में सरहद पर चीन की तरफ से किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयारी में जुटी है। किसी भी गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा गोला बारूद और रसद सीमा पर तैनात किया जा रहा है जिसे देखकर चीन भी चौंक जाएगा। एलएसी पर चीन को चारों खाने चित करने के लिए इंडियन आर्मी कई तरह के हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक लगभग 3800 किलोमीटर लंबी चीन से जुड़ी सरहद पर भारत की सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके लिए सेना ने डिफेंस एक्सपो में पेश की गई कल्याणकारी M4 व्हीकल को तैनात करने के लिए टेस्टिंग शुरू कर दी है। भारतीय सेना को तोप और टैंकों के साथ साथ चीन से जुड़ी सरहद पर अपने जवानों की सुरक्षा के लिए ऐसी गाड़ियों की जरूरत थी जो आम बख्तरबंद गाड़ियों से ज्यादा मजबूत हो और उनमें टैंकों की तरह हर हालात में दौड़ने की महारत भी हो। सेना की मांग पर निजी क्षेत्र की कंपनी कल्याणी ग्रुप ने M4 व्हीकल तैयार किया जिसमें बैठकर जवान सुरक्षित भी रहें और दुश्मनों पर गोलियां भी बरसा सकें। कल्याणी M4 ऐसी गाड़ी है जिस पर गोलीबारी तो छोड़िए 50 किलोग्राम तक TNT के धमाकों का भी कोई असर नहीं होगा। खासतौर से नक्सली और सरहदी इलाकों में गश्त के लिए बनाई गई इस गाड़ी में 6 जवान बैठ सकते हैं, जिनमें से 5 जवान गाड़ी में लगी ऑटोमेटिक बंदूकों से दुश्मन पर फायरिंग भी कर सकते हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के साथ साथ कल्याणी M4 140 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसका कुल वजन लगभग 13,000 टन है। खास बात यह है कि गाड़ी का टायर पंक्चर होने के बावजूद इसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने कल्याणी M4 के साथ साथ टाटा कैस्ट्रेल जैसी जमीन और पानी दोनों जगह चलने वाली गाड़ियों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। अब तक ये गाड़ियां सिर्फ डिफेंस एक्सपो में दिखा करती थी, लेकिन पहली बार लद्दाख जैसे मुश्किल क्षेत्र में इनकी आजमाइश हो रही है। यही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास छोटी तोपों के अलावा T-74 और T-90 टैंकों की तैनाती की तैयारी भी हो रही है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारी को धार देने में जुटी हुई है। भारतीय सेना ने अब बोफोर्स होवित्जर तोपों को तैयार करना शुरू कर दिया है। लद्दाख में सेना के इंजीनियर 155 mm की इन तोपों की सर्विसिंग कर रहे हैं। बोफोर्स तोप लो एंड हाई दोनों एंगल से गोले दागने में सक्षम है। इसकी सर्विसिंग का काम पूरा होने के बाद इन्हें लद्दाख में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना लद्दाख की फॉरवर्ड चौकियों तक जरूरी सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। सर्विसिंग के काम में जुटे इंजीनियर्स का कहना है कि कुछ ही दिनों में ये तोपें सीमा पर गरजने के लिए तैयार हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर अपाचे की तस्वीर साझा की और साथ ही लिखा कि जब मैं कॉम्बैट में जाऊं तो घबराऊं नहीं, क्योंकि मुझे ट्रेन किया गया जीत कराने के लिए। और ये देखिए, लेह के आसमान में लगातार अपाचे उड़ान भरते हुए, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो फाइटर जेट दोनों आपको एक ही फ्रेम में न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है लेह से कि किस तरीके से यहाँ लगातार अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और जो फाइटर जेट हैं वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। सेना ने रूस के बने T-72 टैंक और T-90 टैंकों को भी LAC के पास के इलाकों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। सेना कोई भी ऐसी चूक नहीं करना चाहती जिससे चीन को भारत पर बढ़त मिल सके। लद्दाख समेत पूरे LAC पर
भारत की जबरदस्त जवाबी तैयारी को देखकर चीन की समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब करे तो क्या करे। इसीलिए वो कभी अपने मंत्रियों के जरिए शांति की बात कर रहा है तो वहीं अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए गीदड़ भभकी देने में जुटा हुआ है। लेकिन भारत चीन को हर तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। लेकिन लद्दाख में एलएसी पर भारत के हाथों पटखनी खाने के बाद बौखलाया चीन अब भारत नेपाल सीमा पर साजिश रच रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन भारत नेपाल सीमा पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए नेपाल के संगठनों को पैसे दे रहा है। और खबर यह भी है कि अब तक चीन नेपाल के कई संगठनों को इस काम के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक बांट चुका है। और इतना ही नहीं, काठमांडू में चीनी दूतावास नेपाल को भारत विरोधी अभियानों के लिए भी उकसा रहा है ताकि किसी भी तरह से भारत पर दबाव बनाया जा सके और लद्दाख की जमीन को हड़पा जा सके। और इसके लिए लगातार वो साजिश का जाल बुन रहा है और अब नेपाल का भी वो सहारा लेने को मजबूर है। तो वहीं एलएसी पर भारतीय वायुसेना अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है और इसकी एक और तस्वीर सामने आई जिसमें खुद भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया है। और भारतीय वायुसेना ने लेह में तैनात अपाचे हेलीकॉप्टर की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब हम लड़ाई में लड़ने के लिए जाते हैं तो डरते नहीं, क्योंकि हम जीत के लिए तैयार किए जाते हैं। और यह तस्वीर खुद वायुसेना ने पूरी दुनिया के सामने पेश की है, किस तरह से अपाचे पूरी तरह से तैयार है। अटैक हेलीकॉप्टर यह माना जाता है और यह भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन एक और बेहद अहम खबर, चीन से तनाव के बीच में लद्दाख के आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना अब साफ सुनाई दे रही है और इससे चीन की भी नींद उड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर अपाचे की तस्वीर साझा की और साथ ही लिखा कि जब मैं कॉम्बैट में जाऊं तो घबराऊं नहीं, क्योंकि मुझे ट्रेन किया गया जीत कराने के लिए। और ये देखिए, लेह के आसमान में लगातार अपाचे उड़ान भरते हुए और ऊपर अगर आप देखेंगे तो फाइटर जेट दोनों आपको एक ही फ्रेम में न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है लेह से कि किस तरीके से यहां लगातार अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और जो फाइटर जेट हैं वो लगातार उड़ान भर रहे हैं। लगातार यहां पर ये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और एलएसी के करीब से ये तमाम फाइटर जेट्स और जो अपाचे हेलीकॉप्टर हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसी को साझा किया ट्विटर पर आज भारतीय वायुसेना ने और ये बताने की कोशिश की कि एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है किसी भी हालत से निपटने के लिए एलएसी पर जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं। और अपाचे की ये तस्वीर खुद वायुसेना ने ट्वीट की है और ये दिखा दिया है कि हमारा सबसे घातक हथियार भी यहां पर पूरी तरह से तैयार है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए अटैक हेलीकॉप्टर के नाम से ये अपाचे जाना जाता है। और इसकी तस्वीर ट्वीट करते हुए वायुसेना ने जता दिया है कि जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन घुसपैठ की कोशिश करने वालों के मंसूबों को पूरी तरह से नाकाम किया जाएगा। एलएसी पर कुछ इसी तरह की हिमाकत चीन करता नजर आया और अपाचे की तस्वीर ट्वीट करते हुए वायुसेना ने यह जता दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है, चाक चौबंद है। अपाचे जो डबल इंजन वाला एक हेलीकॉप्टर दुनिया में जिसे अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर माना जाता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसकी खूबी यह भी है कि रात में भी यह उड़ान भरने और अटैक करने में सक्षम है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर में एलओसी से। भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से पिछले 4 दिनों से पुंछ और राजौरी जिलों में एलओसी पर लगातार हैवी फायरिंग की जा रही है, गोलाबारी की जा रही थी और भारतीय सेना की तरफ से भी करारा जवाब दिया जा रहा था और पाकिस्तानी सेना को इससे तगड़ा झटका लगा है। पीओके के तत्तपाई, गोई और सामानी में पाकिस्तानी सेना की 2 गन पोजीशन और 4 फॉरवर्ड बंकर पूरी तरह से भारतीय सेना ने तबाह कर दिए हैं और इसमें पाकिस्तानी सेना को 3 जवानों का भी खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि वो मारे गए हैं। कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं, कई जवान पाकिस्तान के घायल हुए हैं। लगातार नापाक हरकत पाकिस्तान के पिछले कई दिनों से चल रही थी। गोलाबारी लगातार कई पोस्ट को और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की ओर से, लेकिन जो करारा जवाब अब भारतीय सेना की ओर से मिला है उसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है।
पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, जिस तरह का जवाब भारत की ओर से दिया गया, कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का वायलेशन था और हैवी शेलिंग की जा रही थी पिछले 4 दिन से राजौरी और पुंछ में, उसको करारा जवाब भारतीय सेना ने अब दिया है। और जो पीओके का तख्तापानी, गोई और समानी जो इलाका था, जहां पर इनके आरटी के गन पॉइंट थे, जहां से हैवी गोलाबारी जो पाकिस्तान की सेना करती थी, वो अपना वायदा पूरा नहीं किया। किसानों से किया ये वायदा अगर पूरा किसी ने किया है तो भाजपा एनडीए की वर्तमान सरकार ने पूरा किया है। अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये भी मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान, गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार किसानों को एमएसपी के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सरकारी खरीद भी पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अपना उत्पादन जो भी वो पैदा करता है दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, जहां चाहे वहां बेच सकता है। अगर वो कपड़ा बनाता है, जहां चाहे बेच सकता है। वो बर्तन बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है। वो जूते बनाता है, कहीं पर भी बेच सकता है। लेकिन एकमात्र केवल मेरे किसान भाई बहनों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था, मजबूर किया गया था। अब नए प्रावधान लागू होने के कारण किसान अपनी फसल वो देश के किसी भी बाजार में अपनी मनचाही कीमत पर बेच सकेगा। ये हमारे कोऑपरेटिव्स, कृषि उत्पादक संघ, एपीओस और बिहार में चलने वाले जीविका जैसे महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। साथियों, नीतीश जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। वो भली भांति समझते हैं कि एपीएमसी एक्ट से किसानों का क्या क्या नुकसान होता रहा है। यही वजह है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने शुरुआती वर्षों में ही नीतीश जी ने बिहार में इस कानून को हटा दिया था। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उस रास्ते पर चल पड़ा है। साथियों, किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है, उतना पहले कभी नहीं किया गया। किसानों को होने वाली एक एक परेशानी को समझते हुए, एक एक दिक्कत को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। देश के किसानों को बीज खरीदने में, खाद खरीदने में, अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े, इसके लिए ही प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए सीधे
किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं। किसानों को पानी की दिक्कत ना हो, किसानों से अटकी पड़ी सिंचाई, दशकों से अटकी पड़ी सिंचाई, वो परियोजनाएं पूरी हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वो यूरिया जिसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जो किसानों के खेत में कम और फैक्ट्रियों में ज्यादा आसानी से पहुंच जाता था, अब उसकी 100% निम कोटिंग की जा रही है। आज देश में बड़े स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों पर भारी निवेश किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। किसानों के पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए देशव्यापी अभियान भी चलाया जा रहा है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए, मुर्गी पालन को प्रोत्साहन के लिए, शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को आय बढ़ाने के अतिरिक्त विकल्प देने के लिए केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है।